सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल ब्लेजिंग बर्ड, जहाँ पर आज मैं आपको साबित करूँगा कि एज का चार्जार्ड वीक है इन्फर्नेप और ग्रेनिंजा से। ये मत देखना कि मैंने चार्जार्ड की कौन सी पावर्स बताई हैं, ये देखना कि मैंने चार्जार्ड को कहाँ वीक बताया और क्यों वीक बताया है। मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि वाई चार्जार्ड इज़ वीक देन ग्रेनिंजा एंड इन्फर्नेप। उसकी जो कैंटो में जो बैटल हुई थी ब्लेन के मैगमार के साथ, ऐसे तो वो बैटल ठीक ही ठाक थी, टक्कर की थी बैटल, लेकिन चार्जार्ड ने उतना कुछ खास नहीं दिखाया उसमें। मतलब कि वो जो मैगमार था ब्लेन का, वो एक तरह से वीक ही था। अब वीक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देख लो, अगर ब्लेन के मैगमार को छोड़कर किसी और की बात करें तो ऐसे तो पॉल के पास भी एक मैगमोटर है। और एक बात मैं बता देता हूँ कि पॉल का जो मैगमोटर है वो ब्लेन के मैगमार से बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। वो इसलिए क्योंकि जब पॉल वर्सेस ब्रैंडन की बैटल हुई थी तो पॉल ने मैगमार का यूज़ किया लेजेंडरी पोकेमॉन्स के खिलाफ, जहाँ पर मैगमार ने एक दो अटैक्स को सह लिया था। मतलब लेजेंडरी पोकेमॉन्स के अटैक सहना इतना आसान नहीं है। तुमने देखा होगा कि चार्जार्ड जब चार्जफिग वैली में ट्रेनिंग करके आया था, स्पेशल ट्रेनिंग करके, तो उस आर्टिकुनो के एक ही अटैक में कैसा डैमेज हुआ था तुमने देखा ही होगा। और ऊपर से पॉल का जो मैगमार था उसे कोई स्पेशल ट्रेनिंग भी नहीं की थी। मतलब पॉल तो वैसे ट्रेन तो करता नहीं, वैसे कराता तो उस अपने भाई से कराता है, लेकिन उसके मैगमार के पास एक रीजन का भी एक्सपीरियंस नहीं था। फिर भी वो अपने सेकंड स्टेज में इतना पावरफुल है कि वो लेजेंडरी पोकेमॉन के एक दो अटैक्स को सह सकता है। तो सोच लो, अगर उसके पास कम से कम एक रीजन का एक्सपीरियंस हो ही जाए, अपने फाइनल स्टेज में आ जाए, तो क्या होगा? तो क्या वो लेजेंडरी पोकेमॉन को हरा सकता है? वैसे तो हरा तो नहीं सकता, पर शायद उसको अच्छी खासी टक्कर तो ज़रूर दे देगा। और इतने पावर के साथ तो ब्लेन का मैगमार तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ब्लेन का मैगमार एक सेकंड स्टेज पोकेमॉन था उस टाइम। उसका बेस स्टेट भी चार्जार्ड से कम ही था। और बहुत लोग कहते हैं ना कि चार्जार्ड ने ब्लेन के मैगमार के फायर ब्लास्ट को सह लिया था, तो सहा नहीं था, उसे रोक दिया था। असलियत में सहने का जो दम है ना, वो चार्जार्ड में है नहीं। अगर चार्जार्ड की बात छोड़कर किसी दूसरे पोकेमॉन की बात करें जिसने फायर ब्लास्ट को सहा हो, तो वो दो पोकेमॉन है। पहला है हेराक्रॉस, जिसने गैरी के मैगमार के फायर ब्लास्ट को सहा, और दूसरा है चिमचार। इसका इस चिमचार जब टैग बैटल हो रही थी, चिमचार और टर्टविक वर्सेस ज़ैंगूज और मेटाग्रॉस, तुमने देखा होगा कि ज़ैंगूज जब टर्टविक पर फायर ब्लास्ट अटैक करा, तभी चिमचार ने उस फायर ब्लास्ट को रोक दिया, और फिर उस फायर ब्लास्ट की जो पावर थी, उस पावर से उसने खुद को चार्ज किया और उस फायर ब्लास्ट को तोड़ दिया। और फिर उसने अपने दूसरे मूव फ्लेम थ्रोर से मेटाग्रॉस को हरा दिया। ज़ैंगूस को नहीं, उसने मेटाग्रॉस को हराया, जो कि एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है। अब वैसे भी वो मेटाग्रॉस कुछ खास था नहीं, उस पर कुछ पावर तो नहीं थी, तो उसे छोड़ो। तो ये बात तो साफ है कि ऐश का जो चार्जार्ड था उसने एक वीक मैगमार को हराया है, जो कि एक सेकंड स्टेज में था। चार्जार्ड का बेस 534 है, अब मैगमार का तो उससे भी कम है, और लेवल भी उसका कम ही होगा। इसीलिए, क्योंकि देखो, ब्लेन जो एक ऐसा जिम लीडर है जो पोकेमॉन ट्रेनर्स को पहेलियाँ देता है। अब पहेलियाँ देकर वो अपने जिम में चैलेंज करवाता है। अब बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे हैं कि उसके पहेलियों के जवाब नहीं दे सकते, इसीलिए हो सकता है कि ब्लेन जो है वो ज़्यादा बैटल्स नहीं करता होगा। ज़्यादा बैटल्स मतलब कि उसका मैगमार ज़्यादा लेवल अप नहीं हुआ होगा। उसने खुद ही कहा था कि उसे मैगमार एक वॉल्केनो में मिला था, और उसने मैगमार का अभी तक ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया है। थोड़ी बहुत बैटल्स की होगी, लेकिन उसने ज़्यादा बैटल्स नहीं की है, इसलिए उसके पास बैटल का उतना कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है। अब पिकाचू तो कैंटो में वीक ही था, कैंटो में तो स्ट्रॉन्गेस्ट चार्जार्ड ही था, इसीलिए पिकाचू मैगमार से हार गया था। और बात करें अगर नेक्स्ट बैटल की, तो नेक्स्ट बैटल चार्जार्ड ने ऑरेंज आइलैंड में किया था टेड के पॉलीराइज से, जो कि अपने गांव का एक चैम्पियन है। तो भाई ये भी कह देता हूँ कि उसके पास टाइप एडवांटेज तो था, पर टाइप डिसएडवांटेज भी था, क्योंकि वो फाइटिंग टाइप था और चार्जार्ड फ्लाइंग टाइप। भले ही चार्जार्ड ने किसी फ्लाइंग टाइप मूव को नहीं यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि टेड के पॉलीराथ ने चार्जार्ड पर आइस बीम इस्तेमाल किया, और चार्जार्ड पूरे रात भर तक बीमार पड़ गया। तो तुम समझ सकते हो
कि ऐसे वैसे पोकेमॉन ने चार्जार्ड की हालत ख़राब कर दी। वो भी पोकेमॉन जो था पॉलीराथ, वो अपने सेकेंड स्टेज में तो नहीं था, फाइनल स्टेज में था, लेकिन उसका बीस्टेड जो है वो चार्जार्ड से कम ही था। अब मैं बीस्टेड की बात इसलिए कर रहा हूँ, जानता हूँ कि पोकेमॉन की एनिमे में बीस्टेड उतना मायने नहीं रखता है, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है, मायने रखता है। नहीं तो ये जो लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन है, ये इतने, उनका बीस्टेड तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा है। उनसे टकराने वाला कौन है? म्यूटो तो कैंटो में ही बना था, जबकि लेजेंडरी पोकेमॉन्स तो बहुत सालों सालों पुराने एक्सपीरियंस के होते हैं। म्यूटो तो कैंटो में बना ही था। और देख लो उसके पास जो यूनोवा में मेगा एवोल्यूशन है, ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन की लिस्ट में नंबर 1 पर आता है म्यूटो। तुम समझ सकते हो कि बीस्टेड अगर मायने नहीं भी रखता है तो कहीं ना कहीं मायने रखता भी है। जहाँ गलत होता है वहाँ सही भी होता है। और नेक्स्ट बैटल अगर देखें तो चार्जार्ड ने ड्रेक के इलेक्टेबल्स से बैटल की थी। उसमें टाइप डिसएडवांटेज होने की वजह से भी उसने इलेक्टेबल्स को हराया। तो मैं फिर से यही कहूँगा कि इलेक्टेबल्स अब सेकेंड स्टेज में था। अगर वो अपने फाइनल स्टेज इलेक्ट्रिवार में होता तो वहाँ पर इलेक्ट्रिवार के जीतने का कोई चांस ही, मतलब कि चार्जार्ड के जीतने का कोई चांस ही नहीं था। इलेक्ट्रिवार के हारने का कोई चांस नहीं था और चार्जार्ड के जीतने का कोई चांस नहीं था। और अगर नेक्स्ट बैटल देखें, अगली बैटल जो पिजियोटो के साथ थी, पिजियोट से, तो हाँ भाई वो बैटल ठीक ठाक ही थी। लेकिन अगर देखें तो जो पिजियोट था वो भी चार्जार्ड से कम ही बेस्टेड का था। अगर पिजियोट मेगा इवॉल्व होता है ना तो उसका बेस्टेड इलेक्ट्रिवार से कम ही होता है। इलेक्ट्रिवार का बेस्टेड 540 है और पिजियोट का जो बेस्टेड है वो 439 है। मेगा इवॉल्व होने के बाद वो 539 हो जाता है। तो मतलब कि बिना मेगा एवोल्यूशन के ही चार्जार्ड से लड़ा और 439 में उसने चार्जार्ड को अच्छी खासी टक्कर दी, लेकिन लास्ट में वो हार ही गया। अब बैटल तो अच्छी थी, वो स्ट्रॉन्ग था, बट उसका बीस्टेड जो कम था ना, ये चीज़ उसे वीक पोकेमॉन बना देती है। और बात करें चार्सिफिक वैली की, जो कि सबसे मेन पॉइंट है इस वीडियो का, इसलिए पूरे ध्यान से इस पॉइंट को सुनना। ये वीडियो बहुत डीप हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, इस पॉइंट को बिल्कुल मिस मत नहीं करना। तो फिर अगर चार्सिफिक वैली की ट्रेनिंग की बात करें तो उसकी जो ट्रेनिंग है वो कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं है। असल में ये बात बता देता हूँ कि जिस यूट्यूबर ने ग्रेनिंजा को हराया और चार्जार्ड को जिताया ना, उसने मेरे लिए एक हथियार भी बनाया है। उसने कहा था कि लीज़ा जो है वो इतने सारे चार्जार्ड को कैसे ट्रेन कर सकती है। बिल्कुल सही बात है, उसने बिल्कुल सही बात कहा है। लीज़ा एक बार में इतने चार्जर को कैसे ट्रेन करेगी? लीज़ा अकेली है और चार्सिफिक वैली में कितने चार्जर होंगे कौन जानता है? 10, 20, 80, 100 या उससे भी ज़्यादा। इसलिए लीज़ा एक बार में उतने चार्जर को ट्रेन नहीं करती है। और अगर देखें तो चार्जर वहाँ पर ट्रेनिंग तो करता है, पर किसी भी चार्जर से आज तक वो जीता नहीं होगा। ये मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि देखो चार्जर उस समय आया ही था, क्योंकि उससे भी पहले के पहले कितने सालों पुराने चार्जर थे, उनका एक्सपीरियंस कितना होगा तुम समझ सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ 5 रीजन की एक्सपीरियंस, 5 नहीं 4 रीजन की, जोटो, होएन, सिनो और यूनोवा। उसने जोटो से चार्सिफिक वैली ज्वाइन की। 4 रीजन के एक्सपीरियंस से वो 10-20 साल के एक्सपीरियंस वाले चार्जर को हरा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। वो उनके साथ बस ट्रेनिंग करता था। एक चार्जर दूसरे चार्जर के साथ ट्रेनिंग करता है। अब ज़रा मुझे ये बताओ कि पोकेमॉन खुद से ट्रेनिंग करता है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा कि ट्रेनर के साथ अलग अलग बैटल्स करके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा? मतलब कि चार्जर सिर्फ एक टाइप के पोकेमॉन से ही लड़ता है, वो सिर्फ चार्जर से ही बैटल करके खुद को ट्रेनिंग देता है। लेकिन ऐश का इन्फर्नेप और ग्रेनिंजा ऐसा नहीं है, उसने अलग अलग बैटल, कुछ टक्कर के तो कुछ स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स को टक्कर दी है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास कोई लेवल 5 का पिकाचू है, ठीक है, और दूसरे ट्रेनर के पास भी लेवल 5 का पिकाचू है। अब तुम जहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो वहाँ सिर्फ 5-10 के एक्सपीरियंस वाले ज़ुबैट आ रहे हैं, और वो जो दूसरा ट्रेनर है वो जहाँ बैटल कर रहा है वहाँ पर कभी 10, कभी 20, कभी 15, कभी 5, कभी 100 ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस के पोकेमॉन्स आ रहे हैं। तो उसका लेवल जल्दी अप होगा या इसका लेवल जल्दी अप होगा?
तो यस गाइस, इन्फर्नीप और ग्रेनिंजा ये एक रीजन की ट्रेनिंग में ही ना चार्जार्ड के 2 रीजन की ट्रेनिंग के बराबर हो जाते हैं, बिना ब्लेज एबिलिटी और बिना बॉन्ड एवोल्यूशन के। क्योंकि पोकेमॉन खुद से ट्रेनिंग करने में बहुत टाइम लगाता है। अगर ऐसा होता ना कि पोकेमॉन खुद से ट्रेनिंग करके ज़्यादा पावरफुल होता तो वाइल्ड पोकेमॉन्स है ना लेवल 5 के कभी नहीं मिलते हम लोग को। गेम्स में हमें ज़्यादातर पोकेमॉन्स लेवल 5, कभी 4, कभी 3 ऐसे लेवल्स के पोकेमॉन मिलते हैं। एनिमी में भी यही होता है। तो तुम समझ गए होगे, चार्जर ट्रेनिंग करता है बट आज तक उसने किसी चार्जर को हराया नहीं होगा। और वो क्यों नहीं हराया वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। और चार्जर जब ट्रेनिंग करता है तो न्यू न्यू मूव्स सीखता है। रीजन के साथ साथ नए नए मूव्स डिस्कवर्ड होते हैं तो वही न्यू न्यू मूव सीखता है वो। और अगर दूसरी तरफ देखें तो चार्जर के पास जीतने का वो जोश नहीं होता है, जो पोकेमॉन्स में अलग ही जोश रहता है। जैसे इन्फर्नीप की जो ब्लेज एबिलिटी है वो तभी एक्टिवेट होती है, या इन्फर्नीप की मेक ए ब्लेजिकन या फिर दूसरे फायर पोकेमॉन्स की ब्लेज एबिलिटी तभी एक्टिवेट होती है जब उसके अंदर जीतने का जोश रहता है कि नहीं वो जीतना चाहता है चाहे कुछ भी हो जाए, तभी उसकी ब्लेज एबिलिटी एक्टिवेट होती है। जब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है, तब उसकी ब्लेज एबिलिटी एक्टिवेट होती है। और ब्लेज एबिलिटी ऐसी एबिलिटी है, ब्लेज नहीं, ओवरग्रो, टॉरेंट, ये 3 टाइप की ऐसी एबिलिटी है जिससे अगर तुम्हारा ट्रेनर का बॉन्ड इतना मैक्स लेवल पर चल गया ना, बिल्कुल बॉन्ड एवोल्यूशन जैसा उस लेवल पर चल गया, तो पोकेमॉन की जो एबिलिटी है उसकी पावर भी बढ़ जाती है। तुमने देखा होगा जब चिमचार पॉल के पास था तो उसमें नॉर्मल टाइप की ब्लेज एबिलिटी एक्टिवेट की, जैसे मे के ब्लेजिकन ने एक्टिवेट की थी। लेकिन वही जब वो मतलब कि ऐश के पास आया था तब उसके पास एक अलग ही लेवल की ब्लेज एबिलिटी आ गई थी। जब पॉल अपनी फर्स्ट जिम बैटल में चिमचार को नॉर्मल ब्लेज एबिलिटी एक्टिवेट कराया था, लेकिन वही ऐश ने एक बहुत ही पावरफुल ब्लेज एबिलिटी एक्टिवेट कराई थी। तो तुम समझ सकते हो कि बॉन्ड एक ऐसी चीज़ है जो कि पोकेमॉन की पावर्स ही नहीं उसकी एबिलिटीज़ को भी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। अगर बॉन्ड अगर नहीं होता ना तो ऐश का पिकाचू चाहे 7 रीजन या 10 रीजन भी ट्रेनिंग कर लेना वो लेजेंडरी पोकेमॉन्स को नहीं हरा सकता था। क्योंकि पहले तो उसका बेस स्टेट तो बहुत कम है, 320 है, और दूसरी तरफ लेजेंडरी पोकेमॉन का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। ये बॉन्ड पर भी डिपेंड करता है, बॉन्ड पर मैक्सिमम बॉन्ड पर ही डिपेंड करता है कि पोकेमॉन जीतेगा या नहीं। अब बहुत लोग कहेंगे चार्जर और ऐश का बॉन्ड ग्रेनिंजा और इन्फर्नीप से भी ज़्यादा है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता है ना तो चार्जर है ना यूनोवा रीजन में ही बॉन्ड एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। अब जानता हूँ कि मेगा एवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म मतलब कि रिवील हुई थी कैलोस रीजन में, लेकिन तुमने देखा होगा यूनोवा रीजन में एक मूवी निकली थी गेनेसेक्ट वाली जिससे म्यूटू मेगा एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हुआ था। ऐसा नहीं है कि मूवी अलग है एनिमी अलग है, दोनों एक ही चीज़ है। तुमने कैंटो में एक मूवी देखी होगी, मूवी म्यूटू स्ट्राइक बैक्स, जिसके बाद जब जोटो में म्यूटू ने ऐश को देखा तो वो उसे पहचान गया था। उसी तरह अगर म्यूटू यूनोवा रीजन में मेगा एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो चार्जर क्यों नहीं हुआ मेगा बॉन्ड एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हुआ। और चलो मान के चलो कि यहाँ पर चार्जर बॉन्ड एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया क्योंकि अब कैलोस रीजन में मेगा एवोल्यूशन रिवील हुई थी इसीलिए, तो कम से कम उसकी ब्लेज एबिलिटी तो एक्टिवेट हो जाती। ब्लेज एबिलिटी तक एक्टिवेट नहीं हुई। ब्लेज एबिलिटी से पता चलता है कि पोकेमॉन में जीतने का कितना जोश है, और एबिलिटी की पावर से पता चलता है कि उसका कनेक्शन बॉन्ड ट्रेनर के साथ कितना है। भले ही चार्जर और ऐश फर्स्ट रीजन से साथ में थे, लेकिन इनका जो शुरू में जो था बॉन्ड उतना अच्छा नहीं था। आगे चलकर भले ही वो ठीक ठाक हो गए, लेकिन चार्जर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूर ही रहता है, तो उसका बॉन्ड कैसे बढ़ेगा ऐश के साथ। अब बहुत बार वो आया भी है, लेकिन जितना बॉन्ड इन्फर्नीप और ग्रेनिंजा के साथ है ऐश का, उतना बॉन्ड चार्जर के साथ तो नहीं है। क्योंकि देख लो सिनो और कैलोस इन 2 रीजन में ऐश ने स्पेशली सबसे ज़्यादा ग्रेनिंजा और इन्फर्नीप पर ही ध्यान दिया है, इसीलिए वो अपने अपने रीजन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन आते हैं। और इन दोनों के पास अपने रीजन्स के टाइप की अलग ही पावर्स हैं। मतलब कि कैलोस रीजन में बॉन्ड एवोल्यूशन
आ गया, जबकि उसमें मेगा एवोल्यूशन था और सिनो में एबिलिटी तो थी लेकिन वहाँ कुछ अलग ही एबिलिटी देखने मिली हमें इन्फरनेप की। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो बॉन्ड की मैंने बात बता दी है कि किसका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और चार्ल्सविक वैली की जो ट्रेनिंग है तो तुम्हें पता ही चल ही गया होगा कि वो ट्रेनिंग कैसी होती है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब चार्जार्ड एक रीजन की ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया था तो वहाँ पर वो हैरिसन के ब्लेजिकन से हार गया, जबकि हैरिसन के ब्लेजिकन के पास भी लगभग एक रीजन का ही एक्सपीरियंस है। तुम समझ सकते हो कि दोनों के पास एक एक रीजन का एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी वहाँ पर ब्लेजिकन जीत गया। ब्लेजिकन वहाँ पर इतने मुश्किल से इसीलिए जीत गया क्योंकि देखो लो यार, पहले तो उसके पास टाइप डिसएडवांटेज था, उसकी स्पीड बहुत कम थी। ब्लेजिकन की स्पीड 80 है और 460 की 100, तो 460 ज़्यादा अटैक्स कर सकता है। लेकिन वहाँ पर जो ब्लेजिकन था, ब्लेजिकन के पास जो बी स्टैट है वो 460 से थोड़े कम ही है। तो तुम समझ सकते हो कि एक रीजन की एक्सपीरियंस जब दोनों में दिखी, हैरिसन के ब्लेजिकन और चार्जार्ड में, तो तुम्हें पता चल गया किसकी पावर ज़्यादा है। और हैरिसन का ब्लेजिकन ने ही उसे हरा दिया। तो ऐश के इन्फर्नेप और ग्रेनिंजा से तो टकराना चार्जार्ड के लिए नामुमकिन ही है। उसे अच्छी खासी टक्कर दे सकता है पर हरा नहीं सकता, क्योंकि देखो हैरिसन और ऐश को कंपेयर करें ना तो ऐश अपने पोकेमॉन पर ज़्यादा ध्यान देता है, उन पर उनसे ज़्यादा बॉन्ड देता है। और इसलिए इन्फर्नेप और ग्रेनिंजा बिना बॉन्ड एवोल्यूशन और बिना ब्लेज एबिलिटी के ही एक रीजन की ट्रेनिंग के साथ ही चार्जार्ड के दो रीजन की ट्रेनिंग के बराबर आ जाते हैं। मतलब कि जोटो और होएन, ये दो रीजन की ट्रेनिंग कंपेयर करें ना इन्फर्नेप और ग्रेनिंजा, तो यहाँ पर इन्फर्नेप और ग्रेनिंजा जीत जाएंगे। भले ही बहुत सारी मुश्किल होगी बट फिर भी ज़्यादा चांस तो इन्फर्नेप और ग्रेनिंजा पर ही है। वैसे चार्जार्ड भी जीत सकता है लेकिन ज़्यादा चांस तो इन्फर्नेप और ग्रेनिंजा में ही है। और अगर नहीं भी जीता तो उनके पास उनके स्पेशल पावर्स है, बॉन्ड एवोल्यूशन और ब्लेज एबिलिटी, जिससे तो चार्जर कभी उन्हें हरा ही नहीं पाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा आर्टिकुनो के बारे में, जो कि आर्टिकुनो वीकेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन्स में आता है। वीक लेजेंडरी पोकेमॉन में आर्टिकुनो आता है। तुमने वो सेकंड मूवी देखी होगी कैंटो में, मोल्ट्रेस जैप्डोज आर्टिकुनो, वो वाली, तो जिसमें आर्टिकुनो बहुत मार खा रहा था जैप्डोज और मोल्ट्रेस से। जबकि यार वो तीनों लेजेंडरी बर्ड्स ही हैं, तीनों की बेस स्टैट सेम है, तीनों का एक्सपीरियंस भी सेम है, तीनों की पावर्स भी सेम है, लेकिन यहाँ आर्टिकुनो में जीतने का कोई जोश ही नहीं है। आर्टिकुनो अगर थक गया तो चलो यार, थक गया तो थक गया, अब आराम करना है, जीतना नहीं है। उतना जीतने पर वो दबाव नहीं डालता है। लेकिन चार्जार्ड को क्या है, उसे तो स्टाइल मारना है, स्टाइल तो नहीं, वो हमेशा खुद को साबित करता है कि वो बाकी पोकेमॉन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो एक ओवर रेटेड पोकेमॉन की लिस्ट में भी नंबर 1 पर आएगा ही आएगा। और अगर आर्टिकुनो वाली जो बैटल हुई थी, जिसमें मैं अभी आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, जिसमें आर्टिकुनो एक स्टील विंग चार्जार्ड पर यूज़ करता है और चार्जार्ड बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई से नीचे गिरता है लेकिन वो नहीं हारता। और दूसरी तरफ जब वो डस्क्लॉप से बैटल कर रहा था तभी वो पूरे आसमान तक गया भी नहीं, वो हल्की सी ऊपर से ऊंचाई से वापस नीचे आया और उसके बाद वो इतनी ऊंचाई से ही गिरा तो वो हार गया। अब हम ये नहीं कह सकते कि साइस्मिक टॉस की वजह से वो डायरेक्ट उसकी पूरी एचपी ही निकल गई, ऐसा नहीं है, ये सब बकवास है। साइस्मिक टॉस एक ऐसा हमला है जो डिस्टेंस पर निर्भर करता है, उसकी पावर कितनी होगी, जितना ऊंचाई उतनी पावर। और तुम देख सकते हो कि चार्जार्ड ज़्यादा ऊंचा भी नहीं गया था, जबकि आर्टिकुनो वाली बैटल में ज़्यादा ऊंचाई से गिरा। और सिर्फ चार्जार्ड क्या, ड्रैगनाइट तो उसी के ड्रैगन टेल से खा के उससे भी ज़्यादा ऊंचाई से गिरा था, लेकिन फिर भी उसमें इतनी पावर थी कि वो उठ गया और काफ़ी देर तक खड़ा था। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें क्रोकोडाइल की, तो क्रोकोडाइल जब इवॉल्व हुआ था क्रोकोरॉक से तो उसने 3 हमला किया और ड्रैगनाइट डायरेक्ट हार गया। तो तुम्हें पता चल सकता है कि ड्रैगनाइट कितना वीक है। मतलब कि क्रोकोडाइल जो है एक तरफ बिना एक्सपीरियंस के, मतलब कि उसके पास एक रीजन तक का भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, उसके पास ना स्पेशल एबिलिटी थी ना कोई स्पेशल ट्रेनिंग, उसका बेस स्टेट भी 4000 से कम था, लेकिन फिर भी देखो उसने ड्रैगनाइट को हराया। इससे मैं ये नहीं साबित कर रहा कि क्रोकोडाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 4000 से। यहाँ क्रोकोडाइल 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा 4000 के सामने, लेकिन यहाँ ड्रैगनाइट बहुत वीक है, ये मैं कह देता हूँ। और वीक अपोनेंट्स को हरा कर 4000 स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएगा, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स को तो
ग्रेनिंजा और इन्फर्नेप ने हराया है। और जो तुम लोग कहते हो कि चार्जर मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन को हरा सकता है, ये हो ही नहीं पाएगा। एलन के चार्जर में इतना पावर है कि वो ऐश के चार्जर को आराम से तो नहीं पर अच्छी खासी टक्कर देकर तो हरा ही देगा। क्योंकि देखो एलन जो है उसे उसका चार्मेंजर जो उसका फर्स्ट स्टेज पोकेमॉन उसे 10 साल की उम्र में मिला था। और हम सब जानते हैं कि एलन ऐश से थोड़ा बड़ा है, मतलब वो 12 से 13 साल का होगा। तो हो सकता है कि उसका चार्मेंडर के पास भी जो चार्जर में विकसित हो गया था उसके पास 2 से 3 रीजन मतलब कि 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस तो होगा ही होगा, नहीं तो वो चार्जर में विकसित ही नहीं हो पाया। और अपने फर्स्ट बैटल से ही उसने मेगा एवोल्यूशन के बारे में पता चला, उसके मेगा स्टोन और की स्टोन मिला जिससे उसने मेगा एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म किया अपने चार्जर का। लेकिन 2 से 3 रीजन के एक्सपीरियंस के बाद भी, मेगा एवोल्यूशन के बाद भी ग्रेनिंजा ने उसे कांटे की टक्कर दी थी, लगभग हरा दिया था। लेकिन 5 से 10 उसकी एचपी बच गई थी। अब वहाँ पर पोकेमॉन कंपनी वाले ग्रेनिंजा को हरा ही देंगे क्योंकि उनका काम ही यही है, ऐश को हराना, ऐश को रुलाना और जर्नी आगे बढ़ाना। अब मैं चार्जर की स्पेशल ट्रेनिंग को वीक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ऑरेंज आइलैंड तुम्हें याद ही होगा जहाँ पर चार्जर ड्रैगनाइट से हारा था, तुमने अच्छी खासी टक्कर दी थी। लेकिन जब वो चार्जफिग वैली में ज्वाइन करता है, पूरी एक रीजन की लगभग ट्रेनिंग कंप्लीट करके आता है लास्ट जिम बैटल में, तो तुमने देखा होगा कि ऐश के चार्जर को ड्रैगनेयर तक को हराने में बहुत मुश्किल हो रही थी। जबकि ड्रैगनेयर का विकसित रूप ड्रैगनाइट है, उससे हारा तो चलो समझ में भी आया कि उसके पास ट्रेनिंग नहीं थी उस टाइम चार्जफिग वैली की। लेकिन ड्रैगनाइट जैसे पोकेमॉन से जो कि एक सेकेंड स्टेज में था अपने, और उसका बीस्टर भी चार्जर से कम ही था, फिर भी उसे इतनी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। कांटे की टक्कर होती तो समझ में भी आता, कांटे की टक्कर है, बराबर है दोनों। लेकिन चार्जर को उस टाइम बहुत डैमेज हो रहा था, लेकिन फिर भी कैसे करके चार्जर ने उसे हरा दिया। तो इससे ये पता चलता है कि एक रीजन की भी लगभग एक्सपीरियंस होने के बाद भी चार्जर में उतना पावर नहीं होता है जितना हम लोग सोचते हैं। चार्जर खुद से ट्रेनिंग करके स्ट्रॉन्ग बनता है, नए नए मूव्स लर्न करता है, जबकि ट्रेनर जो रहते हैं अपने पोकेमॉन को स्ट्रॉन्ग खुद से बनाते हैं। हैरिसन के ब्लेजिगन को ही देख लो, उसने ज़्यादातर फायर टाइप मूव से ही चार्जर को डैमेज दिया है। लेकिन चार्जर के देखो अलग अलग मूव्स, साइस्मिक टॉस, फाइटिंग टाइप, ड्रैगन रेज, ड्रैगन टाइप, ऐसे ऐसे टाइप के मूव से उसे डैमेज दे रहा था। फिर भी वहाँ हैरिसन का ब्लेजिगन लगभग बच ही गया था। तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि चार्जर अभी वीक है या स्ट्रॉन्ग है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि चार्जर बिल्कुल ही वीक है, चार्जर में इतना पावर है कि वह इसके सारे पोकेमॉन्स को हरा सकता है, बस इन्फर्नेप और ग्रेनिंजा को छोड़कर। चार्जर में इतना पावर है कि वो सूडो लेजेंडरीज मेगा एवोल्यूशन को हरा सकते हैं, लेकिन इन्फर्नेप और ग्रेनिंजा को छोड़कर। और अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ऐश का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन कौन है। और अगर तुम ऑफिशियल वेबसाइट के भरोसे रहते हो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर ये लिखा है वो लिखा है, तो ज़रा गूगल पे जाके सर्च करो। गूगल को भी पोकेमॉन कंपनी वाले ही इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन गूगल में अगर तुम टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन की लिस्ट करोगे ना बात, तो तुम्हें नंबर 1 पर कुछ और ही दिखेगा। ऐश के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन की बात करोगे तो नंबर 7 पर इन्फर्नेप। क्या इन्फर्नेप इतना वीक है कि वो नंबर 7 डिजर्व करता है? इन्फर्नेप को कम से कम लेवल नंबर 3 पर या कम से कम 4 पर होना चाहिए, नंबर 7 पर। इससे ये पता चलता है कि सिर्फ लिखे हुए पर भरोसा नहीं करना है। एनिमी में हमें देखा है, एनिमी में हमें जो दिखता है हम लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी लिखा हो तो उस पर भरोसा करना। अब देख लो पोकेमॉन कंपनी वाले, ऐसा लिखा है कहीं कि लैटियोस के पास मेगा एवोल्यूशन है, लैटियोस के पास ऑफिशियल वेबसाइट पे, जबकि कैलो सीजन में उन दोनों के पास मेगा एवोल्यूशन आ गया। तो ये क्या बात हो गई? पोकेमॉन कंपनी वाले कुछ लिखते हैं और दिखाते हैं कुछ और, इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट के भरोसे मत रहो। एनिमी में जो है वो देखो, वहाँ पर गलती तो हुई है पोकेमॉन कंपनी वाले से, वो भगवान नहीं है। जब भगवान से ही गलती हुई तो पोकेमॉन कंपनी वाले क्या है? अभी इस वीडियो में मुझसे भी बहुत सारी गलती हो सकती है क्योंकि मैं भी भगवान से बड़ा नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर गलती की बात नहीं चल रही, यहाँ पर चार्जर की बात चल रही है। चाहे कुछ भी हो जाए,
चार्जर भले ही फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बन सकता है इन्फर्नेप और ग्रेनिंजा से, लेकिन अभी के लिए तो इन्फर्नेप और ग्रेनिंजा ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और जिस ट्रेनर मतलब कि जिस भी पोके ट्यूबर को लगता है कि इन्फर्नेप ग्रेनिंजा अपने स्पेशल पावर्स के बिना कुछ भी नहीं है, तो चार्जर भी है ना, जो 4 रीजन की एक्सपीरियंस करके आया है, वो भी उसके बिना कुछ नहीं है। वो एक फाइनल स्टेज वाले पोकेमॉन को भी नहीं हरा सकता। अगर टून क्लैश आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आप मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं। और अगर आपका फेवरेट पोकेमॉन चार्जर है तो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैंने चार्जर के बारे में बहुत कुछ बोला है। सो मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ।